हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स 2 के लिए सेट नंबर 2 फोकस 1। ऑलरेडी सेट 1 चैनल पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लीजिए। और सेट 2 अब हम स्टार्ट करते हैं। So the question number 1 is choose the correct option from the following. Let A and B belongs to a matrix M of n cross n such that AB is equal to 0. Then at least one of the matrices A or B must have a determinant equal to 0. Yes, it is true. क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेट में भी आया था कि determinant of AB equal to 0. तो अगर determinant of AB अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो इसका यही मतलब निकलता है कि या तो determinant A का 0 है या determinant B का हमारे पास में जो आंसर आया है, जो determinant आया है वो 0 आया है। दोनों में से अगर एक में भी 0 होगा तो वो आंसर हमें 0 ही प्रोवाइड करेगा। तो ये सही कह रहा है कि देन एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिसेस ए और बी मस्ट हैव अ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये हमारा सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, इफ a minus alpha I is equal to 0 where a belongs to m n cross n, I is the identity matrix for of order n, alpha belongs to R and n is even, then the determinant of a is always positive। तो देखो अगर मैं इसे करूँ तो देखो a इज इक्वल टू हमारा अल्फा ही आ जाएगी, जिसमें हमारी सारी जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो अल्फा हो जाएगी। और जो हमारा क्या कहते हैं दूसरी एंट्री जो भी होगी वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ए का क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर एन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी ए एन है वो एन इवन इवन है, तो मतलब इवन मैट्रिक्स से हमारे पास में 2 क्रॉस 2 आएगा या 4 आएगा, कुछ भी आएगा इनकी अल्फा की पावर 4। अल्फा अगर नेगेटिव हो भी जाता है बट उसकी पावर अगर इवन है तो वो हमें आंसर इवन पॉजिटिव भी प्रोवाइड करेगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। थर्ड, मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एंट्रीज एज जीरो विल ऑलवेज हैव अ डिटर्मिनेंट जीरो। ये जरूरी नहीं है कि सारी अगर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, सो फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 एंड -1, जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज दोनों डायगोनल एंट्रीज हमारे पास में जीरो है और जो डिटर्मिनेंट है हम उसको फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास में क्या होगा, -1 होगा। तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं आया है, जबकि डायगोनल एंट्रीज हमारे पास में जीरो है बट भी वो डिटर्मिनेंट हमारे पास में -1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Next, for a square matrix A, if the system of linear equation Ax equal to 0 has a unique solution, then the determinant of A is non-zero। तो अगर Ax equal to 0 है और इसके पास में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारी इनवर्टिबल होगी और इनवर्टिबल मैट्रिक्सेस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो ही आता है। तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल टू b, चूज ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच गारंटी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें सिर्फ तीन कंडीशंस में मिलता है। तीन कंडीशंस याद कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं। कि वो पहला मैट्रिक्स, पहला बात जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारी। ठीक है, सेकंड है कि मैट्रिक्स हमारी इनवर्टिबल होनी चाहिए, द मैट्रिक्स शुड बी इनवर्टिबल। एंड थर्ड बात, ये बात ध्यान में रखनी है कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ये तीन चीजें सेटिस्फाई होती है हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमारा वो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड हमें नहीं करेगा। तो ये आप ऑप्शन में ढूंढ लेना, ये तीनों का। देखो मैं ढूंढ लेती हूँ, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल, ये पहला ऑप्शन में मिल गया तो हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया। ठीक है, next question is based on the above data answer the given sub questions। let a is equal to -2 alpha beta 2 such that a into a transpose is equal to this, then find the value of alpha and the beta। तो ये हमें ये दिया हुआ है, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज इज नथिंग बट जो रोज होती है वो कॉलम्स बन जाती है, तो कॉलम्स हमारा रोज हो जाती है। तो ये हमें दिया है, ए हमारे पास है -2 अल्फा बीटा एंड 2, और ए ट्रांसपोज हमारे पास में हो जाएगा कि रोज कॉलम बन जाएगी। तो ये रो -2 और अल्फा, तो ये हो जाएगा -2 एंड अल्फा, और बीटा और 2 हो जाएगा हमारा यहाँ वाला कॉलम। ठीक है, अब ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें 8 के इक्वल दिया हुआ है, तो -2 इंटू -2 इज नथिंग बट -4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, -2 बीटा प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे हमारा -2 बीटा प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, ये हमें 8 के इक्वल दिया हुआ है। तो अब अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, -4 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 4, तो अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास में +-2 आएगी। तो अब अल्फा की +-2 से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैं +2 अल्फा को कंसिडर में लूंगी। क्यों, क्योंकि हमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस कुछ भी रखूँ वो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब मेरे पास में बीटा की वैल्यू आएगी और जब मैं इस वाली या इसमें भी रखूंगी मैं अल्फा की वैल्यू -2, तो वो मेरा 8 नहीं देगी, वो मुझे कुछ और वैल्यू देगी। अभी पहले हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -2 बीटा प्लस 2 अल्फा हमारे पास में 2 है, इक्वल टू 8 के इक्वल है, तो -2 बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास -2 आई है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने -2 रख दिया। तो देखो ये -2 और -2 +4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू -2 रख देती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में -4, जो कि हमें 0 प्रोवाइड करा है, बट हमें तो आंसर 8 चाहिए। तो 8 चाहिए, इसलिए मेरे पास यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है मुझे +2 ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा +2, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा -2, और ये दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let A be a 5 cross 5 matrix such that A transpose is equal to -A, then the determinant of A is equal to what। तो अब यहाँ पे चाहिए, मैं देख रही हूँ A transpose is equal to -A, ये ऐसा हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक
हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी दिखती है जिसमें ए ट्रांसपोज हमारा -8 के इक्वल होता है। और जब भी आपको बात, अब ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास में जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, अगर वो ऑड ऑर्डर की आ जाती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसके लिए ध्यान रखना है। फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे आया, अब ये फॉर्म तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज -1 के इक्वल है, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल होता तो ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हमारी, पर यहाँ पे -1 के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हुई। जब आगे अगर इस फॉर्म का आएगा, उसका डिटरमिनेंट का आएगा, तब हम उसका आगे सेट से चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। Next question, let A be a 2 cross 2 matrix such that determinant of A is 2. If B is a matrix obtained by swapping the first and the second row, then multiplying the second row by -2, then the determinant of B is equal to what? तो ये मैं क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ, इसी वे में ये कह रहा है कि हमारे पास में एक ऐसी मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास में 2 है। अब बी मैट्रिक्स हम ए से ही ऑब्टेन करेंगे, पर बी मैट्रिक्स कैसे बन रही है ना कि जो हमारी ए की जो सेकंड रो है वो तो फर्स्ट रो बन रही है और फर्स्ट रो है वो सेकंड रो बन रही है। वो आपने एक्सचेंज करने के बाद में क्या करना है, जो सेकंड रो आपके पास में आएगी उसको आप -2 से मल्टीप्लाई करा दो और फिर हमको बताओ कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। बी मैट्रिक्स जो हमने बनाई है, जो हमने रो 1 और रो 2 को स्वैप कर दिया कि रो 2 को हमने रो 1 बना दिया और रो 1 को हमने रो 2 बना दिया, और फिर जो रो 2 हमारे पास में आई है उसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करवा दी, उसके बाद में डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। तो इसमें सिंपली हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो पहला हमारे पास में आता है रो स्वैप करने का। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट्स में रो स्वैप करते हैं तो उसके साथ साथ में डिटर्मिनेंट का साइन भी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्वैपिंग रोज ऑफ ए changes the sign of the, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है दैट स्वैपिंग द रोज चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास में आफ्टर चेंजिंग द साइन, डिटर्मिनेंट आफ्टर स्वैपिंग लिखती हूँ यहाँ पर, डिटर्मिनेंट आफ्टर स्वैपिंग रोज, तो ये हमारे पास में हो जाएगा क्या होगा, -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे करा रहे हैं एक स्केलर से जो कि है -2। तो जब भी हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा इजीली आ जाएगा कि हमारे पास में डिटर्मिनेंट -2 तो पहले से ये पड़ा है, फिर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो -2 से करवा दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट बी का वो आ जाएगा हमारे पास में 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, ना ज्यादा कुछ दिमाग लगाना था, कुछ करना था, बस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, okay, next question, let ax equal to b be a system of linear equations where a is this, find the number of independent variables। तो independent variables को हम free variables भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, हमने सेट नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का किया था कि हमने नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकाले थे, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी वैसे ही निकले कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस द रैंक ऑफ ए। तब रैंक कैसे आएगी ए की, तो रैंक इसमें ऐसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है वो बता दूं तो उससे हमारे पास रैंक आ जाएगी। तो 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, हर एक रो में हमारे पास में कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा जीरो के अलावा भी, तो नॉन जीरो रोज हमारे पास में 3 ही है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 4 कॉलम्स है, तो 4 - 3 1 होता है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो गए, 1 हो गए हमारे पास में। ठीक है, next question, find the dimension of the subspace given in the sub questions। W1 x belongs to R की पावर n, ax equal to 0 where a is an invertible matrix। अब ax equal to 0 हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनेगा जो कि है x equal to 0, उसके अलावा इसके पास में और कुछ नहीं है। तो अगर इसका कुछ नहीं है तो इसका डायमेंशन भी 0 होगा, तो इसका आंसर हमारे पास में डायरेक्ट आ गया, इसका आंसर हमारे पास में 0 ही रहेगा। नेक्स्ट W2 स्पैन ऑफ 1 -1 1 4 1 2 2 3 0। स्पैन मैंने आपको लास्ट सेट में भी बताया था, अभी भी रिवाइज करवा देती हूँ। स्पैन हमारा एक ऐसा सेट होता है जिसको हम यूज करके उसी सबस्पेसेस में दूसरे नए सेट बना सकते हैं, वो होता है हमारा स्पैन। ठीक है, उससे हम मतलब छोटी से छोटी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं एक सबस्पेस के अंदर, होता है हमारा स्पैन। ठीक है, तो अब स्पैन वाला ये करना है हमें, तो इसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसीजर है, तो देखो करते हैं, कोई बात नहीं। 1 -1 1 4 1 2 2 3 0। तो देखो मैं रोज को नाम दे देती हूँ, V1 हो गया मेरा 1 -1 1, V2 हो गया मेरा 4 3 0, 4 3 0 ही था, नहीं 4 1 2 था, क्या था 4 1 2 और 2 3 0 था, और V3 हो गया मेरा 2 3 0। ठीक है, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या आई है, ए मैट्रिक्स मेरे पास आई है 1 -1 1 4 1 2 2 3 0। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है कि इसको मैं कितना मतलब मैट्रिक्स को रिड्यूस करके कितनी इसमें जीरो रोज बना सकती हूँ, कि सारे एलिमेंट्स को मैं जीरो कर दूं और एक जितना कम से कम इसमें एलिमेंट्स रख सकती हूँ, बाकी सबको जीरो करके जितने कम से कम एलिमेंट्स रख सकती हूँ वो रखना है। और वो मैं करूंगी कि मैं रो एक्लेन फॉर्म यूज करूंगी जो गॉसियन थ्योरम में हम करते हैं। ठीक है, तो मैं रो 1 को यूज करूंगी
ताकि मैं रो टू को रिड्यूस कर दूं जीरो में, ठीक है। तो अब जो रो टू मेरी बनेगी ना वो कैसे आएगी, रो टू को मैं माइनस कर दूंगी 4 इंटू रो वन से। तो जब मैं माइनस करूंगी तो मेरी रो टू क्या है, 4 1 एंड 2 है, तो इसको जब मैं माइनस करूँ 4 इंटू रो वन से, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 एंड 4, ये माइनस खाएंगा तो माइनस फोर जीरो हो जाएगा, 1 प्लस 4 यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे तुमने तो ये एक ही जीरो बनाया, एक तो जीरो बनाओ कम से कम, जितना मैं बोल रही हूँ पहला वाला एलिमेंट तुम एक बार जीरो बनाने की कोशिश करो, फिर बाद में हम और देखते जाएंगे। तो रो वन को जब मैंने यूज किया रो टू को रिड्यूस करने में, तो हमारी नई मैट्रिक्स क्या बनी, 1 माइनस 1 1 4 1 2, सॉरी नई मैट्रिक्स बनाई है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 5 एंड माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 2 3 0, ठीक है। अब मैं रो थ्री के एलिमेंट्स को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करती हूँ यूजिंग रो टू, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 है, तो यहाँ पे जब 2 है तो क्या करते हैं, रो थ्री हमारा हो जाएगा रो थ्री माइनस, अब यहाँ पे तो वैसे ऑलरेडी जीरो है, ठीक है, ऑलरेडी जीरो है, तो हम कर लेते हैं माइनस ऑफ 2 आर वन से करूँ क्या, 2 वन से, हाँ आर वन से कर लेते हैं, रो वन को यूज कर लेते हैं रो थ्री को रिड्यूस करने में, ठीक है। तो हमारे पास रो थ्री क्या है, 2 3 0 है, और यहाँ पे 2 आर वन हो जाएगा 2 माइनस 2 2, ठीक है। तो जब मैं इसको रिड्यूस करूंगी तो मेरी नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया हमारे पास में, 0 माइनस 2 हमारा हो गया माइनस ऑफ 2। तो मेरी जो नई रो यहाँ पे बनी है रो थ्री को रो वन को यूज करते हुए, तो वो हमारे पास ना आई है 0 5 और माइनस ऑफ 2। तो अभी तो देखो हमने रो वन को यूज करके और रो टू और रो थ्री की जितनी भी वैल्यूज हम जीरो बना सके उतना किया। अब हम रो टू को यूज करेंगे ताकि हम रो थ्री की वैल्यूज को जीरो बना सकते हैं, तो बना लेंगे। तो रो टू को यूज करके हम रो थ्री की वैल्यूज को जीरो बनाएंगे, तो रो टू से हम कर देंगे रो थ्री हमारा नई रो जाएगी रो थ्री माइनस रो टू, रो थ्री माइनस रो टू, ठीक है। तो इसको जब मैं करूंगी तो मेरी रो थ्री पूरी जीरो जीरो आ जाएगी। तो देखो ये बहुत ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा पेपर है, थैंक गॉड। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 1 एंड 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 5 2, और जब मैं रो थ्री माइनस रो टू करती हूँ तो रो थ्री मेरे पास थी 0 5 और माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 0 5 एंड माइनस 2। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 2 प्लस 2 इज ऑल्सो, सॉरी माइनस 2 एंड प्लस 2 इज ऑल्सो 0। तो ये हमारी रो थ्री पूरी क्या बन गई, जीरो बन गई, ठीक है। अब ये जीरो बन गई, तो इसके पास में हमारे पास में जो दो नॉन जीरो रोज बची वो सिर्फ दो बची है। तो इसमें हमारे पास में जो डायमेंशन हमारे पास में आएगी वो आएगी हमारे पास में 2, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि सिर्फ दो रोज ऐसी है जो कि एक दूसरे की कॉम्बिनेशन से नहीं बनी हुई थी, जबकि हमने देखा कि रो थ्री हमारी रो टू और रो वन की कॉम्बिनेशन से बनी हुई थी, इसलिए वो पूरी जीरो हो गई। पर ये दो हमारी रोज ऐसी है कि जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे की कॉम्बिनेशन से नहीं बनी, इसलिए पूरी पूरी जीरो नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा इसमें जो डायमेंशन आ जाएगा सब स्पेस का वो हो जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 2। नेक्स्ट इज W3 इज द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का है तो आप इसमें तो डायरेक्ट डायमेंशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज n n into n minus 1 upon 2। तो इस फॉर्मूला में सॉरी n plus 1 है यहाँ पे, n plus 1 by 2, तो ये डायमेंशन का फॉर्मूला आप 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यूज कर सकते हो टू फाइंड द डायमेंशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, तो हमारी 3 की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द मैट्रिक्स A इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम है, बार बार होमोजेनियस सिस्टम हमारे आ रहा है, ठीक है। और होमोजेनियस सिस्टम में जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होती है तो हम इसमें निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट A के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, तो हमारे पास में आपको वैल्यू मिल जाएगी A की जो आपको चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल दो पहले तो, और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 1 को यहाँ से कट होकर 3 इंटू ए 3a प्लस 4 4 16, तो 3a प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे, 3a प्लस 16 माइनस 0 0 ही रहेगा, प्लस 5 का यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 2 एंड माइनस 8 एंड माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो 3a प्लस 16 माइनस 5 8 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 40 माइनस प्लस 15 करेंगे तो 65 आएगा, नहीं सॉरी 55 आएगा, 4 है ना, 45 और 55 हो गया, ये 55 माइनस 16 कर दो। तो 55 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो वह हमारे पास में बचेगा 39, तो 3a माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो 3a इज इक्वल टू 39 और a हमारा आ जाएगा 13, तो 13 इज आवर आंसर। So the next question is choose the correct basis for each of the given vector spaces in the sub questions. Consider the following sets. ठीक है, सेट्स हमें दिए हुए हैं। W1 हमें फाइंड करना है कि A belongs to M 2 क्रॉस 2 such that A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। तो हमें देखना है कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, जिसमें A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक फिर आगे हमारे पास में, तो देखो यहाँ पे तो अगर मैं रोज और कॉलम चेंज करूंगी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन रहा है तो ये गलत हो जाएगी। इसमें जब B2 में मैं चेक करूंगी तो ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है।
ये मेरा ए हो गया, तो जब मैं इसको माइनस ए में करूंगी तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए में करती 0 माइनस टू, टू और 0, और ए ट्रांसपोज इसका मैं जब करूंगी तो ये मेरा बनेगा 2 0 2 और माइनस 2 और 0। तो ये मेरे को ए की जो वैल्यू है ए ट्रांसपोज वो माइनस ए की मिल रही है, तो ये हमारी B2 जो वाली मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, W2 हमारी, आई एम सो सॉरी, W2 is a set of 2 cross 2 such that the sum of the entries in each row is 0। अच्छा, जो each सम हर एक एंट्री का रो है तो वो 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, तो B1 हमारी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सम ऑफ एंट्रीज इज 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, W3 is a set of all 2 cross 2 matrices such that the sum of the diagonal entries is, क्या सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होना चाहिए, 0 चाहिए या क्या चाहिए? हाँ, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज 0 क्या? वेट, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सो मैंने सर्च किया, ये क्वेश्चन इतना ही है, मैंने चेक किया था, मुझे लगा पीपीटी मेकर ने गलत तो मतलब आधा क्वेश्चन ले लिया हो, बट ये क्वेश्चन इतना ही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करना है। सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ये सब हम 0 ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ईच रो 0 पे ही पूछा था, तो यहाँ पे भी हम 0 मान लेते हैं और 0 मान के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सम कर रही हूँ डायगोनल एंट्रीज का, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ 3 आ रहा है, या -3 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या -5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और 2 माइनस ऑफ -2 कर रहे हैं हम जब, तो यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, और यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, तो कहीं पे भी डायगोनल एंट्रीज भी 0 नहीं आ रही है, तो हम 0 भी नहीं मान सकते। आई डोंट नो, ये वाला क्वेश्चन पूरा भी नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एक सेकेंड, करना क्या है यहाँ पे, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है, तो अगर मुझे, मैं वापस से मतलब जो PYQ शीट है उसमें जाकर चेक करूंगी कि उसमें भी यही इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। अब देखो यहाँ पे आंसर B2 है या B1 है, तो B3 होना चाहिए, पर मैं आंसर आपको बताऊंगी कैसे कि अभी ये B3 है। B3 भी आंसर मतलब किस वे में मैं आपको निकाल के बताऊं कि पक्का का पक्का B3 होगा, क्योंकि मैं तो ये दिमाग लगा रही हूँ B2 है या B1 है तो यहाँ B3 होना चाहिए, बट जरूरी थोड़ी है कि B1 B2 और B3 हमें मिले, राइट। तो मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे मतलब मैं जब एडिट करके वीडियो और पोस्ट करूंगी तब मुझे अगर इसका क्वेश्चन मिलेगा तो मैं कमेंट्स में आपको पिन कर दूंगी और बता दूंगी कमेंट्स में कि ये प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में और इसको ऐसे करना था। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। So the next question is, consider the matrix A is this, consider the system of linear equation AX equal to this, find the value of B if the system has infinitely many solutions। infinitely many solutions का भी हमने पहले किया है, ठीक है, तो उसमें हमने डिटर्मिनेंट A का 0 पे पुट किया, तो डिटर्मिनेंट A आपका इसमें 0 में पुट करके आप इसका पूरा सोल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ B की इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है एक क्वेश्चन, एंड बस आज के लिए इतना ही था। एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 2 आल्सो। सेट नंबर 2 बहुत छोटा था क्योंकि 25 मार्क्स का ही आई थिंक शो था और इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा है वीडियो में मुझे। ठीक है, और ऐसी कोई इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं थे। मैंने मैथ्स के दोनों सेट देखे, दोनों में हमें इजी इजी लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो तो अच्छे से करिए, और वो जो क्वेश्चन एक मैंने आपको होमवर्क दिया है वो सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगी नेक्स्ट सेट में। ठीक है, सेट नंबर 3 का बता दूंगी, और OPP1 का मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। एंड यस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 2 आल्सो। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।